नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 8वां पाठ बंदर बाट का प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो प्यारे बच्चों, बंदर बाट का प्रश्न अभ्यास कराने से पहले मैं आपको यह कहानी एक बार फिर से सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, इस कहानी में क्या होता है, दो बिल्लियां आपस में लड़ाई कर रही होती है। तभी वहां पर कौन आता है? तभी वहां पर एक बंदर आता है और क्या कहता है कि मैं तुम दोनों का फैसला करूंगा, मैं तुम दोनों को जो है रोटियां बराबर बराबर बांट दूंगा। क्योंकि बिल्लियां किसके लिए लड़ रही थी? रोटी के लिए झगड़ा कर रही थी। फिर बंदर दोनों बिल्लियों को कचहरी यानी अदालत लेकर जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है अपने हाथ में तराजू लेकर, और रोटी को दोनों तराजू में बराबर रखकर बांटेगा, ऐसा कहता है। लेकिन ऐसा नहीं करता। कभी कहता है इस पड़ले पर, मतलब इस हिस्से में रोटी ज्यादा हो गया और उससे उठाकर खा लेता है। फिर बोलता है इस हिस्से पर अब ज्यादा हो गया। इस तरह से वह दोनों पलड़ों में से रोटी खाता जाता है, खा खाकर उसे खत्म कर रहा होता है। तभी बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है और बिल्ली कहती है कि रोटी हमें दे दे, हम दोनों आपस में बांटकर खा लेंगी। लेकिन बंदर क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगोगी। और यह कहते हुए बंदर दो रोटी का जो बचा कुछ टुकड़ा है उसे भी खा लेता है और कहता है मैं इस झगड़े को ही खत्म कर देता हूँ। और दोनों बिल्लियां मुंह देखती रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली थी? कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब हम आपस में झगड़ेंगे तो इसका फायदा कौन उठाएगा? कोई तीसरा इसका फायदा उठा लेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बंदर बाट का प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। लड़ाई झगड़ा, ये हमारा पहला प्रश्न है। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? यानी दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ यानी वजह क्या थी? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। दोनों बिल्लियां किस चीज के लिए लड़ रही थी? रोटी के लिए। तो उनके बीच झगड़े का जड़ क्या था? रोटी। दोनों का कहना था कि रोटी उनकी है, और दोनों बिल्ली क्या कहती है कि रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है रोटी मेरी है, और सफेद बिल्ली कहती है कि रोटी मेरी है। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? यानी कि उनका जो झगड़ा था उसे कैसे खत्म किया गया? उनके झगड़े का हल एक बंदर ने निकाला। किसने निकाला? एक बंदर ने निकाला। कैसे निकाला? बंदर ने बोला कि वह तराजू से तोलकर रोटी को बिल्लियों के बीच बराबर बराबर बांट देगा। बंदर ने क्या कहा कि मैं एक तराजू लाऊंगा और उसमें रोटी को तराजू में तोलकर रोटी को बराबर बांट देगा। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? आप झगड़ते हो ना, तो किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? मैं मेरे भाई बहनों के साथ अक्सर झगड़ता हूँ। आप अपने भाई बहनों के साथ अक्सर झगड़ते होंगे, अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ते होंगे, है ना? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? जब आप झगड़ा करते हो, जब आप लड़ाई करते हो, तो आप क्या क्या करते हो? आप अपने मन से भी लिख सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा है। झगड़ते समय मैं मुंह फुला लेता हूँ। जब आप किसी से झगड़ते हो तब क्या करते हो? अपना मुंह को यूं फुला लेते हो, यानी कि गुस्सा हो जाते हो। और ऊंची आवाज में डांटता हूँ। और आप क्या करते हो? जब आप गुस्सा हो जाते हो तो ऊंची आवाज में आप डांटते हैं। किसे? अपने छोटे भाई बहनों को ऊंची आवाज में डांटते हो। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो
तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? अगर आप किसी से झगड़ते हो, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, किसी से भी आप झगड़ते हो, तो आपका फैसला कौन करवाता है? जब मैं मेरे भाई बहन के साथ झगड़ता हूँ, तब हमारा फैसला मेरे माता पिता करवाते हैं। जब आप लड़ते हो तो आपके माता पिता यानी कि मम्मी डैडी आते हैं ना कि मत लड़ो, कहते हैं मत लड़ो, लड़ाई झगड़ा मत करो, फैसला करवाते हैं ना। अगर किसी चीज के लिए आप लड़ते हो तो कहते हैं आप बड़े हो, अपने भाई छोटे भाई को दे दो, ऐसा कहते हैं ना। तो कौन करवाता है? आपके माता पिता। झूले। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। ले जम्मू कश्मीर में ना, ले लद्दाख, वहां पर जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? झूले। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। हमारी कहानी में जब दोनों बिल्ली आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? एक दूसरे से नमस्कार कहते हैं। उसी तरह ले में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार को झूले कहते हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? जब तुम इन लोगों से मिलते हो तब क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तुम्हारी सहेली या दोस्त। जब आप अपनी सहेली से या दोस्त से मिलते हो तो क्या कहते हो? हाय, हेलो, ऐसा कहते हो ना, हाय हेलो कहते हो। तुम्हारे शिक्षक। जब आप अपने शिक्षक से मिलते हो तब आप क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, और भी क्या कहते हो? नमस्कार भी कहते हो, है ना। तुम्हारी दादी नानी। जब आप अपनी दादी या नानी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति से आप मिलते हो तब आप क्या कहते हो? नमस्ते। चरण स्पर्श, पैर छूते हो ना तो चरण स्पर्श ऐसा कहते हो आप। तुम्हारे बड़े भाई बहन। जब आप अपने बड़े भाई और बहन से मिलते हो तब आप क्या कहते हो? नमस्ते भैया। बड़े भाई को नमस्ते भैया, बड़ी दीदी को नमस्ते दीदी, इस तरह से आप कहते हैं, है ना। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। बच्चों, आप अपनी कक्षा में देखे होंगे ना, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, है ना बच्चों। आपकी कक्षा में जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। तो अपनी अपनी भाषा में आपके दोस्त नमस्ते कैसे कहते हैं ये आप उनसे पता लगाएंगे। जैसे कोई नमस्कारम, अस्सलाम वालेकुम या सत श्री अकाल ऐसे कहता है ना, तो आप भी अपने दोस्तों से पता लगाइए कि वे अपनी भाषा में नमस्कार किस तरह से बोलते हैं। ये आप अपने से करोगे। तुम्हें क्या लगता है? अभी आपको बताना है कि आपको क्या लगता है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो, यदि बंदर उन दो बिल्लियों के बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? या खुद सोचकर बताइए। अगर बंदर उन दोनों बिल्लियों के बीच में नहीं आता तो रोटी तुम्हारी राय में किसको मिलनी चाहिए थी? उत्तर, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। आपके हिसाब से रोटी किसे मिलनी चाहिए थी? काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि रोटी को मेज पर से उसने ही उठाया था। जो काली बिल्ली ने क्या किया था? मेज में से रोटी उठाया था। सफेद बिल्ली ने क्या किया? सिर्फ दूर से ही देखा था कि मेज पर रोटी रखी हुई है, लेकिन हिम्मत किसने दिखाई? काली बिल्ली ने हिम्मत दिखाई। तो आपके हिसाब से रोटी जो है काली बिल्ली को मिलनी चाहिए। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी? बंदर ने दोनों बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंखों से देखी थी या दोनों आंखों से? पहला प्रश्न। दूसरा, एक टांगों से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर ने सवाल किया था ना कि तूने रोटी को एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से?
फिर क्या पूछता है दूसरी बिल्ली से, तुमने एक टांगों से झपटा था या दोनों टांगों से? इस तरह से सवाल किया। क्यों किया होगा? बंदर समझ गया था कि दोनों बिल्लियां नादान व भोली थी। बंदर तो यह समझ ही गया था कि दोनों बिल्लियां नादान भी है और भोली है, और वह उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा था, क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों को बेवकूफ यानी मूर्ख बना रहा था। मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के सवाल पूछ रहा था। साथ ही इन सवालों से बिल्लियों को लगा कि वह बहुत समझदार है, और इस तरह से जब सवाल पूछ रहा था तो बिल्लियों को क्या लगा कि ये जो बंदर है बहुत ही समझदार है और उनका फैसला कर सकता है। और बिल्लियों को क्या लगा कि बंदर तो बहुत ही समझदार है और वो हमारा फैसला कर सकता है। बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? जरा आप सोचिए, कहानी का जो शीर्षक यानी कहानी का जो नाम है वह बंदर बाट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए रखा गया है क्योंकि नाटक में बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटी बांटने का जिम्मा लिया था। इस कहानी में क्या होता है, बंदर जो है दोनों बिल्लियों को रोटी बांटेगा इसका जिम्मा ले रखा था, इसलिए इस कहानी का नाम बंदर बाट रखा गया। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप इस नाटक को कोई नाम दो तो आप क्या नाम देना चाहोगे? ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से नाटक का नाम नादान बिल्लियां भी हो सकता है। मेरे हिसाब से इस नाटक का जो है नाम नादान बिल्लियां भी हो सकता है। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। अभी आपने शीर्षक दे दिया यानी नया नाम आपने दे दिया नादान बिल्लियां, तो अब इसको देने का कारण भी आपको बताना है। नादान बिल्लियां, दोनों बिल्लियां नादान थी, इसलिए तो रोटी उनके हाथ से निकल गई। वो भोली थी, नादान थी, इसलिए तो उनके हाथ से रोटी निकल गई। अगर बिल्लियां समझदार होती तो क्या रोटी बांटने का जिम्मा बंदर को देती? नहीं, नहीं देती। माप तोल। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो दुकान में, अगर किलो में वजन करके लेना है तो माप तोल तराजू से किया जाता है ना। तो अभी आपको बताना है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। बंदर ने दोनों बिल्लियों को रोटी बांट कर देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? तराजू का। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? तराजू का इस्तेमाल तोलने यानी कि वजन करने के लिए किया जाता है। नीचे बहुत सारे चित्र आपको दिए गए हैं, अभी आपको बताना है इनमें से किन किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है। पहला चित्र है मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल कहते हैं ना। क्या इसे तोलकर खरीदा जाता है? जी नहीं, ये तो लीटर में मिलता है, तो ये नहीं होगा। कपड़ा, कपड़ा को किस तरह से तोलकर खरीदा जाता है? जी नहीं, कपड़े को मीटर में नाप कर खरीदा जाता है, तो यह वस्तु भी नहीं होगा। जैसे कद्दू, कद्दू को हम तोलकर खरीदते हैं, वजन में खरीदते हैं ना, तो कद्दू पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद केला, केला को हम तोलकर भी खरीद सकते हैं और केला कहीं कहीं पर दर्जनों में भी बिकता है, तो हम केला पर भी सही का निशान लगा सकते हैं। ये क्या है? मिटानी यानी कि इरेजर, इरेजर को हम तोलकर खरीदते हैं? जी नहीं, इरेजर को हम पीसेस में, एक इरेजर, एक रबर दो, ऐसा कहते हैं ना। जब आप दुकान जाते हो तो क्या कहते हैं? 1 केजी रबर दो? जी नहीं, तब आप क्या कहते हो? 1 रबर दीजिए, 2 रबर दीजिए, तो ये पीसेस में खरीदा जाता है, तो इसमें हम निशान नहीं लगाएंगे। चावल, अगला चित्र चावल का है। चावल को हम कैसे खरीदते हैं? वजन में खरीदते हैं ना, तो चावल में भी आप सही का निशान लगा सकते हो। फिर है नारियल, नारियल को अक्सर कैसे खरीदा जाता है?
पीसेस में, एक नारियल दो, दो नारियल दो, इस तरह से खरीदा जाता है। कहीं कहीं पर नारियल को वजन में भी खरीदा जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। तरबूज, तरबूज को हम कैसे खरीदते हैं? वजन में। जैसे एक बड़ा से तरबूज होगा, कम से कम 4-5 किलो का हो सकता है, तो आप इसमें भी सही का निशान लगा सकते हो। फूल, फूल को भी वजन में भी खरीदा जाता है और पीसेस में भी खरीदा जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें सही का निशान लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। कद्दू, तरबूज, केला, चावल को हम तोलकर खरीदते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज, जब हम किसी चीज को तोलते हैं यानी कि वजन करते हैं, तब हम क्या करते हैं? एक पलड़े में, मतलब एक जो तराजू का 2 साइड होता है उसमें से एक साइड में हम क्या रखते हैं? तोली जाने वाली चीज, यानी जिसे तोला जाता है उस चीज को रखते हैं। और दूसरे में तोलने के लिए बाट, और दूसरे में तोलने के लिए बाट, इसे बाट कहते हैं, बाट रखा जाता है। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? क्या आप जानते हो बाट किस धातु या चीज का बना होता है? जी हाँ, बाट जो है लोहे का बना हुआ होता है, या बाट लोहे का बना हुआ होता है। बाट जो है लोहे से बना हुआ होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, कई सारे बाट यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे ये 10 केजी का बाट है, ये 5 केजी का, ये 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 10 ग्राम। इस तरह से कई तरह के बाट होते हैं। अगर आप कभी कोई दुकान में जाओगे, फल वाले की दुकान, या जहाँ से आपकी मम्मी पापा राशन खरीदते हैं ना, चावल दाल, तो जरूर आप बाट वहां से उठाकर देख सकते हो। आप अंकल को बोलिए कि बाट हमें दिखाइए कैसा होता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बाट के साथ साथ तराजू का भी चित्र दिखाती हूँ। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार के तराजू, आपने तराजू का चित्र देखा होगा या किसी दुकान में भी आप तराजू देखे होंगे ना। कई तरह के तराजू होते हैं। कहीं पर आपको इस तरह के तराजू दिखाई देंगे, डिजिटल वाला, कहीं पर आपको इस तरह का तराजू दिखाई देगा। सब्जी वाले के पास अक्सर इस तरह के तराजू दिखाई देते होंगे। आप गौर करिए, जब आप अपने माता पिता के साथ जाओगे तो ध्यान दीजिए, आपको इस तरह का तराजू सब्जी वाले की दुकान में भी दिखाई दे सकता है। और ये भी एक तरह का तराजू है। तो बच्चों, ये सारे तराजू हैं अलग अलग तरह के। एक और बंटवारा। तो बच्चों, बंदर ने पहले बिल्लियों के बीच रोटी का बंटवारा किया था ना। अब अगले दिन क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। क्या मिला? दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, दोनों बिल्लियां सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। जब दोनों बिल्लियां ये सोच रही थी कि इस तरबूज को हम कैसे बांटेंगी, तभी वहां पर फिर से बंदर आ जाता है। आगे क्या हुआ होगा, इसके आगे क्या हुआ होगा, ये आपको अपने मन से लिखना है। मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है पहले से, देखिए। बंदर ने कहा होगा, तरबूज मेरे पास लाओ, मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट देता हूँ। बंदर ने क्या कहा होगा कि ये जो तरबूज है वो तुम दोनों मेरे पास लाओ, मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट देता हूँ। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में पता था। अब तो बिल्लियां समझ गई थी कि बंदर चालाकी यानी कि छल कर रहा है। अब बंदर की जो चालाकी है बिल्लियों को समझ आ गया था। अब बिल्लियों ने क्या कहा होगा, बिल्लियों ने बोला, नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। क्योंकि बिल्ली अब बंदर की चालाकी समझ चुकी थी। अब उसने क्या कहा कि आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, अब हम समझदार हो गए हैं। तो बिल्लियों ने क्या कहा कि अब हम समझदार हो गए हैं, हम आपस में बांट कर खा लेंगे।
तो बिल्ली अब क्या कहने लगी कि हम दोनों को समझ आ गया है, हम दोनों समझदार हो गई है, हम जो है आपस में बांट कर खा लेंगे। यह सुनकर बंदर चुपचाप वहां से चला गया। तो जैसे ही बंदर ने यह सुना होगा कि वो दोनों बिल्लियां आपस में बांट कर खा लेंगी, तो बंदर चुपचाप से वहां से चला गया होगा। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती, ये वाक्य इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो इसे हम आगे पीछे कर कर लिखेंगे। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे रोटी की महक आती, मुझे महक रोटी की आती, मुझे रोटी की महक आती, इस तरह से आप लिख सकते हो। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्य के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। अभी आपको क्या करना है, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको आपको आगे पीछे कर कर लिखना है। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, मैं भी उसी खोज में निकली, इस तरह से आप लिख सकते हो। रखी मेज पर है वो रोटी, इस वाक्य को आप आगे पीछे करके कैसे लिख सकते हो, वो रोटी मेज पर रखी है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। अब अगला देखते हैं, डरती थी उस तक जाने में, इस वाक्य को आप कैसे लिख सकते हो, उस तक जाने में डरती थी, इस तरह से आप लिख सकते हो। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी, इस वाक्य को आप इस तरह से लिख सकते हो। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका हक है रोटी पर, इस वाक्य को आप इस तरह से लिख सकते हो। जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है, इस तरह से आप जो शब्दों को आगे पीछे करके नया वाक्य बना सकते हो। वाह क्या खुशबू है, यानी कि क्या महक है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, बिल्लियों को किसकी महक आ रही थी, रोटियों की। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है, जब कुछ पक रहा होता है तब आपको कौन कौन सी चीजों की महक अच्छी लगती है वो आपको लिखना है। जैसे चावल, छोले, पूरी, इस तरह से और भी कई चीजें होंगी जिसकी महक आपको अच्छी लगती है, आप उसे अपने मन से भी लिख सकते हो। और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, और ऐसी कौन कौन सी चीजों की महक है जो खाने पीने की नहीं है, बताइए। जैसे साबुन की सुगंध, साबुन की खुशबू, जूते पॉलिश की गंध, जो जूता पॉलिश है उसका गंध क्या खाने की चीज है, जी नहीं, तो जूते पॉलिश की गंध आदि। और भी ऐसे कई तरह के चीजें हैं जो खाने से संबंधित नहीं है, उनका नाम आपको लिखना है। जैसे इत्र की सुगंध, इत्र यानी कि परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम का जो सुगंध यानी महक होता है वो भी खाने पीने से संबंधित नहीं है। पेट्रोल की गंध, पेट्रोल की खुशबू, पाउडर की महक, जब हम कोई खुशबू वाला पाउडर लगाते हैं उसका महक आता है ना, क्या वो खाने पीने का सामान है, जी नहीं। फूलों की सुगंध, फूलों की सुगंध, ये सारे जो है खाने पीने से जुड़ी नहीं है। रेखा खींचकर बताओ कि कौन किस काम आता है। नाक, नाक हमारे किस काम आता है, सूंघना, नाक से हम सूंघते हैं, सूंघना। कान, सुनना, कान से हम सुनते हैं। हाथ, हाथ से क्या करते हैं, काम करना, हाथ काम करना। पैर, पैर चलना। जीभ स्वाद लेना, इस तरह से आप मिलान करोगे। दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ लिखो। जैसे प्रवेश, प्रवेश का अर्थ क्या होगा, अंदर आना। महक, महक मतलब खुशबू। डरपोक, डरने वाला, जो डरता है उसे क्या कहते हैं, डरपोक। लड़ाई, लड़ाई मतलब झगड़ा। खोज, खोज मतलब ढूंढना। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द।
आगे, आगे का विलोम शब्द क्या होगा? पीछे, नीचे, ऊपर, पास, दूर, अच्छी, बुरी, इधर, उधर। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो है बंदर बाढ़ का अभ्यास प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने जो कुछ भी आपको बताया अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब अगला कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।